एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन की, ये आज उसका तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने ऐसा क्या तरीका अपनाया जिससे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, उनके मैथ उनका अजम्पशन कैसे था, और फिर और भी क्या क्या चीज़ें थी जो कि हम उस आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन से और भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले 1900 में प्लांक ने एक पेपर छापा था। उस पेपर पब्लिकेशन में उन्होंने पब्लिश पेपर में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बजाय उनका टारगेट था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने का। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्लांक ने खुद एक बड़ा यूनिक सा अजम्पशन किया था एनर्जी के क्वांटाइजेशन का, और उन्होंने ये E=hν फार्मूला उस कंटेक्स्ट में डेवलप किया था कि ब्लैक बॉडी के लिए हम अगर जो क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं उनको ऐसा मान लें, इस एनर्जी को फॉलो करता हुआ मान लें, तो हम उसको ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसको एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि प्लांक ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया था कि जहां ब्लैक बॉडी क्लासिकल नियमों से समझाई नहीं जा पा रही थी, वहां एक ऐसा दूसरा रास्ता ढूंढा था प्लांक ने इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, जिससे ब्लैक बॉडी को समझाया जा रहा था। हालांकि बड़ा वैज्ञानिक समुदाय इस चीज़ को जस्ट एक ट्रिक मान रहा था कि ये तो एक मैथमेटिकल ट्रिक है, इसके थ्रू समझा दिया गया। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रिक है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी है, इट्स अ मैथमेटिकल ट्रिक, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन एनर्जी तो संभव नहीं, हमने तो कहीं देखी नहीं, किसी प्रयोग में तो समझी नहीं गई। तो खैर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बजाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन वहाँ पर समझा लिया गया। जब आइंस्टीन को ये पता चला, और चूंकि वो वेल अवेयर थे, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया है कि वो एक बुक क्लब में शामिल थे, अपने दोस्तों के साथ बात करा करते थे, तो उन्होंने यही सोचा कि जिस तरह से प्लांक ने उसी रास्ते के थ्रू उन्होंने जो दुश्वारियाँ आ रही थी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने में, अगर वैसा रास्ता मैं भी अडॉप्ट करूँ टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या समझाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आइंस्टीन क्या करते हैं, उस प्लांक के पेपर के उस अजम्पशन को लेते हैं, और जैसे वहाँ उन्होंने क्वांटम ऑसिलेटर की एक नई बात सोची थी प्लांक ने, यहाँ पर आइंस्टीन सोचते हैं कि अगर हम ये माने कि जो प्रकाश की किरण है वो किरण बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल से, वेव पैकेट से मिलकर बनी है। ये चीज़ माननी इसलिए चैलेंजिंग थी क्योंकि उससे पहले मैक्सवेल की थ्योरी हमेशा ये कह रही थी कि प्रकाश तरंग है, का वेव नेचर होता है, उसको y=a sin के फॉर्मूले समझाया जा सकता है, और तमाम तरह के प्रयोग, चाहे इंटरफेरेंस हो, चाहे डिफ्लेक्शन हो, चाहे पोलराइजेशन हो, वो इसी बात को समझा भी रहे थे। यानी कि वेव थ्योरी के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस था कि हाँ वेव होना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन यहाँ पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए वो पहली बार ये कहते हैं कि चलो मान लें कि जो प्रकाश है वो असल में तरंगों से ना बनी हुई मान करके कणों से बनी हुई माने, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना चाहते हैं तो। भले इसमें तमाम तरह के वाद विवाद है, पर मान लो, जैसे प्लांक ने कहा था क्वांटम ऑसिलेटर मान लो, वैसे आइंस्टीन ने कहा कि मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एक पार्टिकल जैसा व्यवहार है, उसको उन्होंने वेव पैकेट कहा। फोटोन नाम काफ़ी बाद में आया था, लुईस ने एक नेचर में पेपर पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने फोटोन के नाम की सजेशन दिया था, शायद 1923 की बात है, ऐसे कुछ है, और ये पेपर है 1905 का। तो मतलब फोटोन नाम काफ़ी बाद में रखा गया उसका, उस घटना को। उसको क्वांटा कहा जाता था, एनर्जी पैकेट कहा जाता था, एनर्जी क्वांटा कहा जाता था। ओरिजिनली आइंस्टीन ने इस तरह के नामों से अपने पेपर में उसको बताया है। तो उनका ये कहना था, आइंस्टीन का ये कहना था कि आप ये मान लें, मैं पढ़ ही देता हूँ कि आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन कंसीडर दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड इन रेडिएशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कंसीडर्ड एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ एनर्जी hν। उन्होंने ये माना कि आप मान लें कि जो प्रकाश आ रहा है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, बहुत सारे एनर्जी पैकेट से मिलकर बना है, जिनकी सबकी एनर्जी hν या उसके मल्टीपल में, यानी 1hν, 2hν, 3hν इस तरह से है। दीज पार्टिकल्स और एनर्जी पैकेट्स में कॉल्ड फोटोन। आज की डेट में हम उनको कह सकते हैं कि इनको फोटोन कहा जाता है। एंड उनका जो क्वांटाइजेशन लॉ है, उनकी जो एनर्जी को लिखने का तरीका है वो ये है कि ईच फोटोन की एनर्जी जो है वो n टाइम hν होती है। मतलब वो hν हो सकती है, वो 2hν हो सकती है, वो 3hν हो सकती है। इस तरह से आप मान सकते हो कि जो प्रकाश है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। तो अगर हम टॉर्च को ऑन कर रहे हैं तो हम ये माने कि इस टॉर्च में से असंख्य मात्रा में इस तरह से फोटोन जो हैं वो एक दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये सारे फोटोन जो हैं ये एनर्जी पैकेट कहे जाते हैं, क्योंकि ये सब एनर्जी से मिलकर बने हैं, और इनकी एनर्जी या तो hν होगी या 2hν होगी या इस तरह से n टाइम hν होगी। इसमें आपको ऐसा कोई फोटोन नहीं मिलेगा जिसकी एनर्जी 3/2hν होगी, जिसकी एनर्जी 7/2hν होगी, 3/8hν, ऐसा कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट इंटीजर। ये उन्होंने अजम्पशंस माने, ये चीज़ें मानी आइंस्टीन ने अपने एक्सप्लेनेशन को करते हुए। और फिर इसके बाद फिर आइंस्टीन आगे क्या कहते हैं, आइंस्टीन ये कहते हैं कि भाई आपके पास ये मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सरफेस के अंदर गति कर रहे हैं, मतलब सरफेस के अंदर, सरफेस पे ही गति कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, सरफेस से बाहर अपने आप नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मेटल से सारे इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद निकल चुके होते, लेकिन मेटल जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं भेज रहा है। क्यों नहीं भेज रहा है? इसका मतलब उसको बांधे हुए है। भाई नहीं बाहर जा पा रहे हैं, इसका मतलब बंधे हुए हैं। ये ट्यूबलाइट यहाँ लटकी हुई है, नहीं नीचे गिर रही, मतलब ये किसी धागे से बंधी है। वो धागा इतना मजबूत है जो इस ट्यूबलाइट के भार को सह ले रहा है। अगर धागे की मजबूती ना होती तो ट्यूबलाइट अपने भार से एक आध घंटे में नीचे गिर चुकी होती। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब सरफेस के द्वारा बंधे हुए हैं। और आइंस्टीन ने उस बंधन ऊर्जा को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया और उसका नाम दिया वर्क फंक्शन। उसका उन्होंने नाम दिया वर्क फंक्शन। यानी कि हर मटेरियल के पास एक ऊर्जा होती है, एक वर्क फंक्शन होता है, जिस ऊर्जा से वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। वो इलेक्ट्रॉन बंधे हैं किस लिए? ताकि वो सरफेस से बाहर न जाएं। अंदर अंदर घूमेंगे, अंदर अंदर घूम सकते लेकिन बाहर नहीं जा सकते। जैसे घर के अंदर बच्चे अंदर ही अंदर घूम सकते लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकते, वैसा कुछ है। स्कूल के अंदर बच्चे घूम सकते लेकिन स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। तो अब आइंस्टीन कहते हैं कि ये वर्क फंक्शन है। अब उनका ये कहना था कि जब आप कोई प्रकाश भेजते हो तो प्रकाश में क्या है? प्रकाश से बहुत सारे एनर्जी के पैकेट हैं। अब ये एनर्जी के पैकेट यहाँ आए और ये एनर्जी के पैकेट भी इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरेक्ट किया और हुआ क्या कि मान लो एक पैकेट ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी। यानी कि फोटोन अपने आप को स्वाहा कर दे रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को डिलीवर कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी की नहीं है, नॉर्मल विजिबल लाइट के हैं। तो हुआ क्या, इनकी एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। अब एच न्यू एनर्जी क्या है? ये इनकमिंग एनर्जी है। आपने जो लाइट दी उस लाइट की अपनी कुछ इनकमिंग एनर्जी है, उनके फोटोनों की एनर्जी के बराबर। उसके बाद वो एनर्जी कहाँ जाएगी? जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सबसे पहले तो वो मेटल से बाहर भागेगा, लेकिन मेटल ने तो पकड़ रखा है उसको ऊर्जा से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने पास जो नई एनर्जी पाई है उसमें से वर्क फंक्शन की एनर्जी मेटल को वापस कर देगा, जिससे कि मेटल उसको आज़ाद कर दे। तो क्या होगा? वो क्या करेगा? एनर्जी सप्लाई टू मेटल टू बी फ्री। एनर्जी सप्लाई टू मेटल टू बी फ्री। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी मेटल को दे देगा ताकि वो मुक्त हो जाए। उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है, उसके बाद उस बची हुई एनर्जी से गेन द काइनेटिक एनर्जी। वो उस बची हुई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी लेकर के बाहर चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मैंने किसी को पकड़ रखा है, जैसे बॉन्ड भरवा दिया। आपने किसी कंपनी में नौकरी करनी शुरू की तो कंपनी ने कहा कि अगर आप 2 साल से पहले मेरी जॉब छोड़ोगे तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब वो 2 लाख आपके ऊपर एक बंधन ऊर्जा है। आप अगर छोड़ना भी चाहते हो, आप परेशान हो चुके हो उस कंपनी से, सोचते हो कि नहीं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन फिर याद आता है कि इस परेशान होने की वजह से अगर नौकरी छोड़नी पड़ी मुझे तो मुझे 2 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने मुझे ट्रेन किया है तो वो अपनी ट्रेनिंग का मुझसे पैसा ले लेगा, नहीं तो मुझे 2 साल काम करना पड़ेगा। तो बंधन ऊर्जा, इसकी वजह से आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर किसी कंपनी ने, कोई दूसरी कंपनी है जिसने आपके काम को देखा और उसने आपको ऑफर दिया कि भाई आ जाओ मेरे यहाँ काम करो, तो आपने कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ इस कंपनी के साथ, मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे तभी मैं छूटूंगा। तो दूसरी वाली कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए दिए और कहा कि छूट जाओ और आराम से मेरे पास आओ। तब आपने 5 लाख रुपए लिए, उस 5 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए उस कंपनी को दे दिए, वहाँ से आप फ्री हो गए। बाकी के बचे हुए 3 लाख रुपए में आपने अपने सामान वामान सजाए, अपना ट्रैवल के लिए प्लान बनाया, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कपड़े खरीदे, जो भी चीज़ें हैं वो सारे वीज़ा बनवाया, एंड यू जस्ट मूव अवे। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो आने वाले इनकमिंग एनर्जी जो थी फोटोन की, उस एनर्जी ने मेटल को, इलेक्ट्रॉन को जब वो एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी कुछ हिस्सा सप्लाई कर दिया उस मेटल को, भैया हमको फ्री करो। मेटल ने फ्री कर दिया तो बची हुई जो एनर्जी थी उसके पास, उससे उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी मतलब अपनी गति को बढ़ाई। अगर सोचो, अगर वो 3 लाख रुपए ना होता, उसके पास 50,000 बचता तो ट्रेन बुक करता, उसके बाद 3 लाख बचा है तो उसने एरोप्लेन बुक कर लिया। तो डिपेंड करता है जितनी एनर्जी उसके पास बची उस हिसाब से वो अब काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने कितनी एनर्जी दी? एच न्यू। उसने कितनी एनर्जी मेटल को वापस करी? 50, चूंकि ये इसका सिंबल है वर्क फंक्शन का। और उसके बाद क्या हुआ? बची हुई एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन जिसका मास me है, उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या कह लो v² के साथ बाहर भागना शुरू किया। एक कोई काइनेटिक एनर्जी उसने प्राप्त कर ली v², और उस हाफ mv² उस काइनेटिक एनर्जी से भागना शुरू किया। तो दिस इज अ सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कुछ नहीं है, बस खाली से मानना ये पड़ा कि इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन ने बांध रखा है, उसकी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है और उसको मिलने वाली एनर्जी एच न्यू है, जो कि एक डिस्क्रीट वैल्यू है, प्लांक रिलेशन से निकल के आती है। ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, इसे कहा जाता है आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन फॉर
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन कही जाती है। अब हम देखेंगे कि इस आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कैसे ये पुराने रिजल्ट्स जो होते हैं उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो आइंस्टीन ने कहा क्योंकि फाई नॉट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू जीरो। जैसे अभी मैंने प्लांक रिलेशन से लिखा E इज इक्वल टू एच टाइम फ्रिक्वेंसी, E इज इक्वल टू एच टाइम फ्रिक्वेंसी, ऐसे ही फाई भी तो एनर्जी ही है, इट इक्वल टू एच टाइम कोई फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। अब ये जो न्यू नॉट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फाई जीरो के ऊपर। फाई जीरो किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, उसका वर्क फंक्शन है। तो इसका मतलब है न्यू नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आप मेटल बदलोगे, एल्यूमिनियम की जगह पे सोडियम कर दिया तो उसका वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसको बिलोंग करती हुई ये न्यू फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब इसका नाम क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। सो इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या दे देगी, ये हो जाएगा एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी एम ई वी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, तो जाएगा हाफ एम ई वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को हमें बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से हमें समझना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर इस न्यू नॉट वैल्यू का, इस न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है। आप देखो न्यू क्या है, न्यू इज फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब तो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, 100 साल हो गए हैं इसको। तो न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और न्यू नॉट इज द फ्रिक्वेंसी रिलेटेड विथ वर्क फंक्शन 50। न्यू नॉट इज द फ्रिक्वेंसी रिलेटेड विद द वर्क फंक्शन 50। तो अगर हमारा न्यू ग्रेटर है न्यू नॉट से, न्यू अगर ग्रेटर है न्यू नॉट से, तो न्यू माइनस न्यू नॉट क्या होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज विल बी पॉजिटिव। तो न्यू माइनस न्यू नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अगर न्यू बड़ा है न्यू नॉट से तो ये जो पूरा टर्म है ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब है, सो अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर अंडर रूट 2 वो पॉजिटिव वैल्यू अपॉन एम, ये हो जाएगा। और दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर आपने जो फ्रिक्वेंसी गिराई है वो फ्रिक्वेंसी इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा, किसी न किसी वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा, मतलब बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। लेकिन मसला अब आएगा अगर हम इसका ऐसे माने, लेकिन अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर ये है तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम ई ही है, दिस इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू। राइट साइड में चूंकि ये टर्म छोटा है ये बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम समथिंग निगेटिव अपॉन मास। और आपको मालूम है किसी भी निगेटिव का जो अंडर रूट होता है वो क्या निकल के आता है, इमेजिनरी, वो निकल के आता है बच्चा इमेजिनरी। तो वेलोसिटी आ गई इमेजिनरी। फिजिक्स में इमेजिनरी टर्म का कोई भी डायरेक्ट मतलब नहीं है। इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वास्तविकता से दूर है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि कोई भी नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका ये मतलब आया कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, फोटो एमिशन होगा ही नहीं। तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि अगर गिरने वाली फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है तो फोटो एमिशन होगा, लेकिन अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा। सो न्यू नॉट क्या हुआ, न्यू नॉट एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो डिसाइड करती है कि आपका फोटो एमिशन होगा या नहीं होगा। इसीलिए इसको थ्रेशहोल्ड कहते हैं, मतलब यही निर्धारित करती है। थ्रेशहोल्ड का एक मतलब ये भी है कि इसी के आधार पर तय होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जो एक मिस्ट्री थी कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे ही आपका एमिशन हो रहा है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो उसको यहाँ पर आइंस्टीन समझा देते हैं कि ये जो मसला है ये असल में सीधे सीधे तौर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ मामला है। और चूंकि वेलोसिटी इमेजिनरी मतलब देयर इज नो वेलोसिटी, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, सो इसीलिए एक फ्रिक्वेंसी की बात यहाँ पर निकल के आ गई। तो इस तरह से आइंस्टीन इस बात को समझा ले जाते हैं। रही बात आइंस्टीन इसको कैसे समझाते हैं, इंटेंसिटी, तो वो कहते हैं कि इस फोटोन के केस में जो एनर्जी है
वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश है वो तरंग का व्यवहार नहीं दिखा रहा है। तरंग के व्यवहार में ये होता है कि एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि प्रकाश अभी एक कण के रूप में व्यवहार दिखा रहा है और कण के रूप में व्यवहार दिखा रहा है तो वो उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। जबकि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, उन्होंने बताया कि इंटेंसिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फोटोन। तो अगर आपने अपने प्रकाश स्रोत की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने निकलने वाले फोटोनों की क्वांटिटी को बढ़ाया। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी इज द क्वालिटी ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ क्वालिटी का मतलब है एनर्जी से। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो आप निकलने वाले फोटोनों की क्वालिटी यानी उनकी क्षमता यानी एनर्जी बढ़ा देते हो, और जब आप प्रकाश स्रोत की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो आप उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ाते हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो यानी फोटोनों की संख्या बढ़ाते हो। तो जब ज़्यादा फोटोन जाएंगे तो टकरा के ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप इंटेंसिटी को फिक्स रख करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो निकलने वाले जो जाने वाले फोटोन हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी के फोटोन बाहर निकालते हैं और उनको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आइंस्टीन अपने सिंपल सी इक्वेशन से और इस रिलेशन से E बराबर hν से इन सारे ग्राफों को एक्सप्लेन कर देते हैं। इतने से ही काम नहीं चलता है, आइंस्टीन केवल यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो आगे जा कर के इसका एक बहुत अच्छा सा बहुत ही सार्थक सा एप्लीकेशन भी देते हैं। जैसे वर्क फंक्शन की बात बताई, आइंस्टीन ने कहा वर्क फंक्शन होता है, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है आपने मान लिया, आपने कहा होता है, मैंने मान लिया होता है, बट आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्या कोई तरीका है इसको निकालने का, क्या वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? तो एक प्रॉब्लम वो आ गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा आपने प्लांक का वो कॉन्सेप्ट मान लिया E बराबर hν, तो क्या कोई तरीका है कि प्लांक का ये जो कांस्टेंट है h ये कहाँ से आया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये तो ज़बरदस्ती प्लांक ने डाल दिया और आपने उसको यूज कर लिया। क्या आप कोई तरीका बता सकते हो h को नापने का, या आप कोई तरीका बता सकते हो जो वेव फंक्शन आपने बताया है उसको नापने का? आइंस्टीन कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। सुनिए, तरीका ये है कि लिनार्ड के प्रयोग में आपने देखा कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है, इनके बीच में मान लो V0 नाम का पोटेंशियल लगा रखा है। ऐसा पोटेंशियल जिसकी वजह से आपका प्लेट नंबर A है, प्लेट नंबर B है, तो प्लेट नंबर B के ऊपर एक नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू है। अब क्या होता है, प्रकाश आता है, यहाँ गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मान लो हमने कहा कोई इलेक्ट्रॉन निकला E, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन निकला। अब वो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी कितनी है, 12mv², इसकी एनर्जी है। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी का है, यानी इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो अब ये वेलोसिटी के साथ इस तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल है V0, ये भी इस इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कितना, Q टाइम V0 या कह लो E टाइम V0। तो ये जो प्लेट है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेलना चाहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे इधर से आंधी चल रही है, उधर से आप साइकिल चला रहे हो, ऐसा कुछ चल रहा है, उल्टा चल रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा ज़्यादा है तो आप हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसा पोटेंशियल सेट किया कि जो 12mv² है वो एग्जैक्टली eV0 के बराबर हो गया। मतलब ये जो पोटेंशियल है ये इतना है कि इलेक्ट्रॉनों को जस्ट रोक देता है, अपने तक आने नहीं देता, बीच में नहीं रोकता। ऐसा नहीं कि यहाँ रोक दिया, इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना है कि बस वो यहाँ पर रोक देता है ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट टच करने से पहले ही रुक जाए। गॉट द पॉइंट? तो ये है हमारे पास। तो अगर हम जहाँ कहीं भी 12mv² लिख रहे हैं उसकी जगह पर हम eV0 लिख सकते हैं। तो अभी देखो पीछे हमने फार्मूला लिखा है कि 12mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू0, ये हमने लिखा है। इससे पहले वाले लिखना जो लिखा था वहाँ पे था। अब अगर हम यहाँ पर इसको eV0 कह दें तो आपके पास V0 बराबर क्या हो जाएगा, h/e न्यू माइनस न्यू0, ये वैल्यू हो जाएगी। या इसको हम ऐसे लिखें, V0 बराबर h न्यू अपॉन e माइनस h न्यू0/e लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर दिया। और हमने इस चीज़ को क्या लिखा था, इस चीज़ को लिखा था φ0। ठीक है, अब क्या करें, अब एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसे ग्राफ को अलग से प्लॉट कर दे रहे हैं, या देखेंगे कैसे इसका, यहीं से इसी फॉर्मूले से ही हमारा आगे की बात भी निकल के आती है। तो हमने ये वैल्यू बनाई y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये है y =
इसको ऐसे लिखें, ये ग्राफ इसको ऐसे लिख सकते हैं, V0 बराबर H/E न्यू फाई 0/E। तो ये ऐसा है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, इस तरह का ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है y और फ्रीक्वेंसी है x, तो हम इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट माइनस का मतलब क्या हुआ है, इंटरसेप्ट इधर है, ये है इंटरसेप्ट। तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा सीधा। अगर ये जीरो होता, अगर ये टर्म जीरो होता तो हमारा ग्राफ यहाँ शुरू होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारा ग्राफ यहाँ शुरू होता, लेकिन ये टर्म निगेटिव है इसीलिए हमारा ग्राफ यहाँ आया। तो ये जो इंटरसेप्ट है इसे कहेंगे फाई 0/E। कहाँ पर है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो ये हमारा क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, y पर कटा हुआ एक इंटरसेप्ट है। तो ये हो गया हमारा कट पॉइंट, ठीक है, ये हमारा कट पॉइंट है। और अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, अब यहाँ पर m क्या है, m स्लोप है। तो स्लोप क्या है, स्लोप मतलब ये एंगल, इस जो tan थीटा होगा इसी को स्लोप कहेंगे, ये HE के बराबर है। तो आप कहीं से भी आप स्लोप निकालोगे तो ये जो स्लोप होगा ये H/E। तो जो स्लोप होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, H/E को। तो इस तरह से आइंस्टीन की सिंपल सी इक्वेशन से हमने क्या देख लिया, इस इक्वेशन से हम अगर y इंटरसेप्ट निकाल लें तो आप समझो आपने ग्राफ प्लॉट किया, एक्सपेरिमेंट किया, पूरा ग्राफ प्लॉट किया, आपने लिखा y इंटरसेप्ट कितना है, वो किसके बराबर है, φ/E से। इस चीज़ को आपने ग्राफ पेपर से कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद E इंटू वाई इंटरसेप्ट। तो ग्राफ पेपर से आपने ये बॉक्स वाली चीज़ कैलकुलेट कर ली, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर निकल आया, वर्क फंक्शन का। तो आप प्रयोग करिए, प्रयोग में आप ग्राफ पेपर वगैरह का इस्तेमाल करिए, इस तरह के इक्वेशन प्लॉट करिए, जो इंटरसेप्ट होगा उस इंटरसेप्ट से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। बड़े आराम से आप यहाँ से वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, जो कि आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में यूज किया था। उसके बाद अगर आपको h निकालना है, प्लांक कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करिए, उसी ग्राफ में से स्लोप निकालिए और h बराबर क्या कर दीजिए, e टाइम स्लोप। देखिए स्लोप आपने निकाला, tan थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ पे आपने, तो tan थीटा की जो भी वैल्यू आई उसको आप e से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप प्लांक कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आइंस्टीन ने अपनी जो इक्वेशन दी, सिंपल सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस पर लगाया गया, कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन, कुछ भी नहीं, सुपर सिंपल एंड हाईली हैवीली इफेक्टिव। इतनी इफेक्टिव किसने फिजिक्स में एक नए युग की शुरुआत कर दी। क्वांटम मैकेनिक्स एक नया युग है फिजिक्स में, क्योंकि इस इक्वेशन की इसकी सक्सेस, मतलब एग्जैक्टली इसी से नहीं, लेकिन इसने वो शुरुआती नींव रखी थी इतनी बड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की जो आज भव्य इमारत बनी हुई है। तो इस तरह से आपके जो आइंस्टीन थे, उन्होंने इस पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मिस्ट्री को एक और बेहतर से, एक बड़े ही अमेजिंग से नियम को लगा करके इसको एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। तो इन 3 लेक्चर की सीरीज में हम लोगों ने लगभग पूरी डिटेल के साथ ये सारी बातें यहाँ पर की हैं, ठीक है। रही बात इसके लिंक की, इसके जुड़े हुए नोट्स की, तो आपको RGS क्लासेस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर एक आपको कोर्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा फ्री नोट्स फॉर कोर्सेस। पेड नहीं है, आपको पेड नहीं करना, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको लॉक ओपन वाले नोट्स मिलेंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट कि और भी लोगों तक इसकी पहुँचे और जिससे इस चैनल को भी सपोर्ट हो और भी इसकी रीच बढ़े, ठीक है। इसी को अपनी गुरुदक्षिणा मानिए, इसी को समझ लीजिए कि वो मेरे नोट्स का पेमेंट यही है कि आप इसको और लोगों के साथ शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में, आगे के टॉपिक के साथ में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।